नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। ये जो कल पटना हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया है कि जो कांग्रेस को कहा है कि अपना जो एआई वाला वीडियो है उसको हटा दे, जहां प्रधानमंत्री की मां को लेकर एक वीडियो बनाया था। हालांकि मैंने भी उस वीडियो को अननेसेसरी कहा था कि जरूरत नहीं थी, जबरदस्ती प्रधानमंत्री का जो मां का मुद्दा मर चुका था उसको जिंदा करने की एक आपने मसाला दे दिया। खैर, वो अलग चीज है। लेकिन पटना हाईकोर्ट ने अगर उस वीडियो को हटाने का आदेश दिया, ये कहते हुए कि भावनाएं आहत होती हैं, तो मैं उसी जुडिशरी से पूछना चाहता हूं, ये वीडियो जो उसके तुरंत बाद बीजेपी ने निकाला था, जहां पर एक बार में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को दिखाया गया था और क्या बोला गया था, क्या दर्शाने की कोशिश थी, सबको मालूम है। क्या ये इससे भावनाएं आहत नहीं होती? क्या सोनिया गांधी मां नहीं है किसी की? बेटे को साथ दिखा रहे हैं और शराब पीते हुए दिखा रहे हैं और बार में क्या करने को दिखा रहे हैं। सोनिया गांधी के बारे में क्या कहा जाता है, बीजेपी के लोग क्या कहते हैं, मालूम नहीं था। फिर इसको क्यों नहीं हटाने के आदेश दिए गए? फिर कल जो असम में जहां बीजेपी की सरकार है, उन्होंने एक वीडियो जारी किया जो क्लियरली एक धर्म को टारगेट करके किया गया था, मुसलमानों को टारगेट करते हुए पूरा वीडियो दिखाया गया है, जहां राहुल गांधी और गौरव गोगोई को पाकिस्तान का सपोर्टर दिखाया गया। बाकी ये दिखाया गया कि अगर कांग्रेस की सरकार असम में आ गई तो हर जगह मुसलमान ही मुसलमान होंगे, मुसलमानों का राज हो जाएगा। क्या मुसलमान जो असम में रह रहे हैं, जो इस देश में रह रहे हैं, वो नागरिक नहीं है? अगर सिर्फ घुसपैठियों की बात करते समझ में आता है। ये तो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा था इस वीडियो में। क्या इससे भावनाएं आहत नहीं होती हैं? क्या मुस्लिमों को इस देश में रहने का हक नहीं है जो इस देश के निवासी हैं? उनका क्या कसूर है? इस वीडियो को कौन हटाएगा? इस वीडियो को हटाने का आदेश कौन देगा? क्या इसके लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा तभी आदेश देगा? जब पटना हाईकोर्ट एक वीडियो को हटाने का आदेश दे सकता है, तो उसके साथ ऐसे वीडियो को हटाने के भी आदेश दे सकता है। सबके लिए बराबर होना चाहिए ना। इतना ही तो कहना था कि भाई कांग्रेस ये वीडियो हटाए तो बीजेपी वो वीडियो हटाए, क्योंकि दोनों में आपके भावनाएं तो आहत होती हैं। लेकिन क्या करें, जैसे एक तरफा एक आदेश आया कि देश के बड़े बड़े यूट्यूबरों से कहा गया कि अडानी पर जितने वीडियोस बनाए गए हैं उनको हटाइए, क्योंकि प्रधानमंत्री के 75वें जन्मदिन पर अडानी को तोहफा देना था। हालांकि मैं बच गया, मुझे ऐसा आदेश नहीं आया, अब तक तो नहीं आया, ऐसी कोई मेल नहीं आई जहां मुझे कहा गया कि अडानी पर वीडियो जो है वो हटाइए। लेकिन बहुत से बड़े बड़े यूट्यूबर्स को आदेश आया है हटाने का, एक तरफा आदेश, जहां उनसे पूछा भी नहीं गया कि भाई आप पे ये आरोप लगाया सही है या नहीं है, सिर्फ सीधा सीधा आदेश आया है। उसी तरह के एक तरफे आदेश इधर अभी वीडियो को लेकर आए हैं। तो ऐसे में अगर विपक्ष संस्थाओं के न्यूट्रल होने के, निष्पक्ष होने पर सवाल ना उठाए तो क्या करेगा? फिर सवाल उठाते हैं तो देशद्रोही करार दिया जाता है, अगर सवाल नहीं उठाते हैं तो फिर ऐसी कार्रवाइयां होती हैं। तो चित भी मेरा पट भी मेरी, ये तो नहीं हो सकता ना। अब इसी कड़ी में एक और शख्सियत का जिक्र भी जरूर करना चाहूंगा, वो है हमारी मशहूर सांसद, मशहूर इसलिए कि वो फिल्म एक्ट्रेस है, सांसद इसलिए कि सांसद हैं, कंगना रनौत। आपको मालूम है कंगना रनौत जब भी मुंह खोलती हैं, जब भी बयान देती हैं, तो हमेशा सुर्खियों में रहती है, और अच्छे कारणों से तो कभी रही नहीं, हमेशा खराब कारणों से ही सुर्खियों में रहती है। अब जहां से वो आती हैं, हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से, वहां पर इस साल प्राकृतिक आपदा ने, मान लीजिए ऐसा लग रहा है कि उस मंडी को चुन के रखा है कि हर हफ्ते, डेढ़ हफ्ते, 2 हफ्ते बाद वहां पर कोई ना कोई बड़ी मुसीबत आती ही है। सबसे ज्यादा नुकसान हिमाचल में अगर किसी डिस्ट्रिक्ट ने इस बार झेला है वो मंडी ने। मंडी लोकसभा आप पूरी अगर ले लें तो सबसे ज्यादा नुकसान मंडी लोकसभा क्षेत्र ने झेला, जिसमें और भी डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, कुल्लू मनाली आती है, किन्नौर आती है, लाहौल स्पीति आती है, मंडी आती है। अभी मजे की बात है कि 2 रात पहले जब ऐसा सबको लग रहा है कि मानसून जा चुकी है, उसी मंडी लोकसभा क्षेत्र के एक इलाके में इतनी बारिश हुई कि पूरी की पूरी बसें बस स्टैंड में पानी के अंदर डूबी हुई थी। ये हालत थी। ऐसे में वहां की सांसद को वहीं होना चाहिए था, लेकिन वहां की सांसद कंगना रनौत पहले भी 7-8 दिन बाद, जब पहली आपदा आई थी तब 7-8 दिन बाद वहां गई थी, तो लोगों के सवालों के ऐसे जवाब दिए कि लोगों को ये कहना पड़ा कि क्या फोटो खिंचवाने आई हो। फिर उसके बाद कंगना जी अपने लोकसभा क्षेत्र से गायब।
और दूसरी बार अब आई हैं जाके तीसरे महीने जाके, और अभी भी जाके वहां लोगों के दुख दर्द बांटने के लिए नहीं बल्कि मोदी जी के जन्मदिन पर हवन करने के लिए आई थी, और लोगों को कह रही थी कि हवन से जो है वो बहुत सारी मुसीबतें हट जाती हैं। कह रही मोदी जी ने इतना पैसा दिया, इतना कुछ किया। जो जीएसटी वगैरह का पैसा भी है ना जो मिलता है हर स्टेट को सेंटर से, वो भी सारे का सारा कंगना जी के मुताबिक प्रधानमंत्री ने राहत के लिए दिया है, हिमाचल सरकार की मदद की। खैर, बात वो बयानों की नहीं है, वो तो कंगना करती रहती है। अब कंगना ने वो जो दिल्ली में बयान दिए थे ना कि जब उनसे पूछा गया था कि आपको लगता है मंत्री बनना चाहिए, तो उनके दिल की एक कसक दिखी थी ना जब वो चाह रही थी, जिससे पता लग रहा था कि कंगना मंत्री बनना चाहती थी। और कंगना ने ये सोचा नहीं था कि पॉलिटिक्स में इतना 24/7 काम करना पड़ता है, लेकिन वो मंत्री बनने की ख्वाहिश तो नहीं हुई पूरी। अब वो ख्वाहिश हिमाचल के मुख्यमंत्री बनने के तौर पे सामने आई। जी हाँ, कंगना जी से जब पूछा गया कि क्या आप मुख्यमंत्री की दावेदार होंगी, तो जरा उनका जवाब सुन के बताइए कि इसको क्या कहेंगे। क्या भाजपा अगले चुनावों में कंगना रनौत को मुख्यमंत्री का चेहरा पेश कर सकती है? देखिए, मुझे जो है मुझे एक बात समझ आ गई है कि ये एक जो है एक तरह से सरकार, एक तरह से सामाजिक काम करने जैसा काम है। इसमें आपका कोई पर्सनल एम्बिशन नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आपका पर्सनल एम्बिशन होगा तो कहीं ना कहीं आप इस जॉब से जो है वो, और आप भी अब एक तरह से एक पीड़ा में रहेंगे कि आप एक किसको, ये संभव ही नहीं है। तो जिस काम में मुझे लगाया जाएगा और जो काम मुझे दिया जाएगा वो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से वो काम पूरा संपन्न करने की मैं कैपेबिलिटी रखती हूँ। और ये बात जो है, ये चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे मैं बचपन से घर के लोग जानते हैं कि कंगना जो है जो काम अगर ठान ले करने की तो वो करके दिखाती है। अभी कंगना मैडम ने बयान तो दे दिया। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि मोदी जी से लेकर हिमाचल के बीजेपी दफ्तर में बैठने वाले क्लर्क तक सब ने अपना माथा जो ऐसे यूं किया होगा, क्योंकि बीजेपी की लीडरशिप हिमाचल में वैसे ही कंगना से बहुत नाराज है। कंगना की कोई वैल्यू नहीं करते हैं वो, कंगना से उनको कोई वो नहीं, क्योंकि बीजेपी का दफ्तर तक कंगना ने आज तक नहीं देखा है, बीजेपी का हेडक्वार्टर शिमला में जो है। ऊपर से उनके बयानों से वैसे ही बड़ी उसमें स्थिति में आती है, क्योंकि विपक्ष में है बीजेपी को तो ऐसा लगता है कि ऐसे मौक़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सांत्वना अपने साथ इकट्ठी करनी चाहिए, ताकि 2-2.25 साल बाद जब चुनाव हो तो वो उसमें काम आए। लेकिन कंगना रनौत के उल जलूल बयान और अपने संसदीय क्षेत्र से गायब रहना, वहाँ तक तो ठीक था। अब वो मुख्यमंत्री पद के लिए भी दावा ठोक रही हैं। तो ऐसे में जो पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है या अनुराग ठाकुर हो गए, या जो प्रदेश अध्यक्ष है राजीव बिंदल, अब मुझे नहीं मालूम वो क्या इस वक्त सोच रहे होंगे, क्या उनके दिल में चल रहा होगा। वो नाराज होंगे, हंस रहे होंगे, परेशान होंगे, क्या होंगे। लेकिन कंगना रनौत के इस बयान ने मोदी जी को भी फिर से परेशानी में डाल दिया है और स्टेट लीडरशिप को भी परेशानी में डाल दिया, क्योंकि अब कांग्रेस इस बात को भी उठाएगी, जाहिर सी बात है। तो जैसे दिल्ली में गडकरी जो है वो अपने दिल को खोल रहे हैं, राजीव प्रताप रूडी अपने दिल की बातें खुल के बोल रहे हैं, वैसे ही कंगना रनौत भी बोल रही है बेचारी, उसमें क्या कसूर। पर खैर, दिल के खोलने से बात याद आई दोस्तों, पिछले 11 साल में अगर मोदी जी के मंत्रिमंडल की बात करें तो पूरे मंत्रिमंडल में केवल एक मंत्री है जो अपने अच्छे कामों की वजह से ज़्यादा सुर्खियों में रहता था, कंट्रोवर्सीज कम होती थी, और उस मंत्री का नाम था नितिन गडकरी। अक्सर नितिन गडकरी को इसी वजह से विपक्ष के नेता भी तारीफ करते थे। यहाँ तक कि बहुत से विपक्ष के नेताओं ने कहा भी है कि नितिन गडकरी के पास जब भी वो काम लेके गए हैं, नितिन गडकरी ने कभी उनके काम को मना नहीं किया, तुरंत उसको ओके किया है। और जो मोदी जी को नापसंद करने वाले थे बीजेपी में भी, बीजेपी के बाहर भी, संघ में भी, वो अक्सर नितिन गडकरी को मोदी के सामने खड़ा करते थे कि मोदी के विकल्प के तौर पे नितिन गडकरी सबसे बेहतरीन है। अब जब मोदी जी का 75 साल का जो अपना ही दिया रूल है, अपना ही बनाया रूल है, अपने गले की फांस बन रहा था, 75वां जन्मदिन नज़दीक आ रहा था, तो ऐसे में मोदी जी को लगा कि अपने जितने भी प्रतिद्वंदी हैं पहले उनको किसी ना किसी तरह निपटाया जाए, उनका कद घटाया जाए। तो सबसे पहले उन्होंने संघ को निशाने पे लिया।
संघ को लेकर लाल किले की प्राचीर से एक एनजीओ के रूप में बखान कर दिया। पहली बार ऐसा हुआ कि संघ को जो है वो लाल किले की प्राचीर से किसी प्रधानमंत्री ने संघ का जिक्र किया, वो भी तारीफ। फिर उसके बाद मोहन भागवत के साथ सेटिंग की और मोहन भागवत के जन्मदिन पर एक लंबा चौड़ा लेख लिख दिया उनकी तारीफ में। फिर दूसरे जो अपने जो प्रतिद्वंदी है नंबर 1 नितिन गडकरी, उनको कैसे कम किया जाए, क्योंकि वो तो अक्सर सुर्खियों में अच्छे कारणों से रहते थे। लेकिन अचानक से नितिन गडकरी के बेटों को लेकर एथेनॉल की खबरें आने लगी कि किस तरह से उनके बेटों के व्यापार ने अचानक से दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति कर दी, क्योंकि दोनों के दोनों उस एथेनॉल के बिजनेस में है जिस एथेनॉल को लेकर नितिन गडकरी पिछले कई सालों से लगातार उसको प्रमोट कर रहे हैं। एथेनॉल के यूसेज को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इस मामले को लेकर, इसको लेकर वो कृषि मंत्रालय के काम में भी दखलंदाजी करते नजर आए, पेट्रोलियम मंत्रालय के भी और पर्यावरण मंत्रालय के भी, क्योंकि वो कहते थे एथेनॉल की वजह से किसानों की आय बढ़ेगी, वो कहते थे प्रदूषण कम होगा, वो कहते थे कि पेट्रोल के जो है वो खपत कम होगी, इन सारी चीज़ों को लेकर। लेकिन कोई उसका जवाब नहीं दे पाता था। लेकिन अचानक से उनके बेटों को लेकर नितिन गडकरी पर हमले होने लगे और तीखे हमले हुए। पक्ष विपक्ष, ट्रोल नॉन ट्रोल, सब ने खूब ट्रोल किया उनको। तो ऐसे में नितिन गडकरी पहली बार मुझे इन 11 सालों में बैकफुट पर नजर आए, अपने आप को डिफेंड करते नजर आए। और उसके बाद नितिन गडकरी ने कुछ ऐसे बयान दिए कि वो बयान नितिन गडकरी को सही साबित करने की बजाय उनका मजाक ज़्यादा बना रहे हैं। वो बयान उनके ट्रोल करने के काम आ रहे हैं, वो बयान उनको मीम का मटेरियल बनाकर छोड़ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि नितिन गडकरी को ये मालूम था, नितिन गडकरी ने अनजाने में ये काम नहीं किया। मैं आपको 2 बयानों के उनके छोटे छोटे हिस्से सुनाता हूँ, सुनिए। तो दुबई के प्रिंस ने मोदी जी को कहा कि हमारे लिए एक एहसान कर दो। बोले आपको क्या चाहिए? तो बोले 6 महीने के लिए नितिन गडकरी को दुबई के लिए एक्सपोर्ट कर दो। तो ये सोशल मीडिया का जो कैंपेन था वो पेड कैंपेन था, वो अगेंस्ट इथेनॉल था और पॉलिटिकली टारगेट मुझे करने के लिए था। ये बयान नितिन गडकरी ने, जैसा मैंने पहले कहा, बहुत सोच समझ के दिए हैं। उन्हें मालूम था, नितिन गडकरी को मालूम था कि ये बयान उनको ट्रोल करने के काम आएंगे, उनके मीम बनेंगे। जब उन्होंने कहा कि मुझे पेड ट्रोल किया गया, मुझे पेड जो है कैंपेन चलाया मेरे खिलाफ, तो सबको मालूम है कि उनका इशारा किसकी तरफ था। अब उन्हें पेड ट्रोल के जरिए कांग्रेस तो बदनाम करेगी नहीं, और उन पेड ट्रोलर्स ने, जो बीजेपी के पेड ट्रोलर हैं, उन्होंने उसी दिन सोशल मीडिया पर पोल भी खोल दी कि नितिन गडकरी की तरफ से उन्हें अप्रोच किया गया था नितिन गडकरी के फेवर में ट्वीट्स करने के लिए या एक्स पर लिखने के लिए। ये नितिन गडकरी को मालूम था ये होगा। फिर नितिन गडकरी कहते हैं कि मुझे सऊदी के किंग ने बुलाया, कि नितिन गडकरी, मोदी जी से कहा नितिन गडकरी को कुछ देर के लिए हमारे यहाँ भेज दो। ऐसी बातें मोदी जी तो अक्सर करते थे, मोदी जी के साथ तो अब जुड़ गई है। मोदी जी अगर ऐसी बातें कहते तो हैरानी नहीं होती थी, लेकिन नितिन गडकरी ने पहली बार ऐसे बोला कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने की खुद नितिन गडकरी ने पहली बार कोशिश की। वरना नितिन गडकरी ज्ञान की बातें बांटते तो बहुत बार दिखते हैं कि पॉलिटिशियन को कैसा होना चाहिए, पॉलिटिक्स कितनी जहरीली है, ये सब बहुत बांटते। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू पहली बार बने। तो क्या जैसे पहली बयान में उन्होंने निशाना साधा था कि किसने पैसे देकर पेड उसके जरिए उनको बदनाम करने की कोशिश की, उनके बेटे को बदनाम करने की कोशिश की, क्या इसमें किसी को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि आप ही नहीं हैं जो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन सकते हैं, अपनी तारीफ ही कर सकते हैं, मैं भी हूं। क्योंकि मोदी जी के अलावा उनकी पूरी कैबिनेट में कभी किसी मंत्री ने ऐसे अपनी तारीफों के पुल कभी नहीं बांधे। किसी ने नहीं कहा कि मुझे यहाँ बुलाया गया, मुझे वहाँ बुलाया गया। ये तो छोड़ी, अपनी तारीफ भी नहीं करते, सारा श्रेय अपने हिस्से का भी मोदी जी को देते हैं। नितिन गडकरी पहले ऐसे मंत्री हैं जो कहते हैं कि विदेशों में मुझे बुलाया जाता है, मेरे काम की तारीफ होती है, मोदी जी से कह रहे हैं मुझे एक्सपोर्ट कर दो। तो ये आईना किसको दिखा रहे हैं नितिन गडकरी? ये दरअसल सब के सब नितिन गडकरी अपनी तरफ से पैंतरे चला रहे हैं। अब इस पैंतरे में किसको फंसाना चाहते हैं, किसके लिए गड्ढा खोद रहे हैं, ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं।
ये दरअसल एक सोची समझी रणनीति है गडकरी की। और ये जो बीजेपी के अंदर जो पिटारा खुल रहा है ना, जो बीजेपी बंद मुट्ठी लाख की थी ना, वो खुलते ही अब खाक की होती जा रही है। और ये शुरुआत करने का, अगर बीजेपी में ये सारी चीज़ें बाहर आ रही है ना, तो मुझे लगता है अगर बीजेपी में सिर्फ अव्वल की चीज़ें बाहर आई और बीजेपी बिखरी, तो इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार मेरे हिसाब से अमित शाह को ठहराना चाहिए। अगर अमित शाह ने कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में के चुनाव में दखलंदाजी नहीं की होती, राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ संजीव बालियान को सपोर्ट नहीं किया होता, उतारा होता, तो ये सारी चीज़ें खुलती ही नहीं। उस एक छोटे से इलेक्शन ने बीजेपी के अंदर कैसी दरारें हैं, कैसे अमित शाह के खिलाफ भी वहाँ जा सकते हैं सांसद, वो उसने कलई खोल दी। और उसके बाद अब तो आप देख ही रहे हैं संजीव बालियान क्या बोल रहे हैं, राजीव प्रताप रूडी क्या बात कर रहे हैं, निशिकांत दुबे क्या बातें कर रहे हैं। ये सब जो एकजुट पार्टी नज़र आती थी, डिसिप्लिन पार्टी नज़र आ रही थी, अब ऐसे नितिन गडकरी भी खुल के बोलने लगे हैं। नमस्कार।